देखिए, मैं कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके आगे की आपको मैं कर रहा हूँ। इसमें अभिषेक शर्मा अपना मोबाइल खोल सकता है और जिसको नहीं समझ में आए वो टेक्स्ट मैसेज कर देगा, क्योंकि मैंने म्यूट कर दिया और लोगों को। एक अभिषेक शर्मा खोल सकता है बस। और अब देखिए आगे का जो कल पढ़ाया था उसके आगे का मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। कल मैंने आपको ड्यूटी से आप क्या समझते हैं, नहर के विभिन्न बिंदुओं पर ड्यूटी भिन्न भिन्न क्यों होती है, इसके बारे में बताया था। ड्यूटी क्या होती है, किस तरह से ड्यूटी को परिभाषाएं, उसके पूरा डिटेल, कहाँ पर अधिक होती है, कहाँ पर मिनिमम होती है, कहाँ मैक्सिमम, कहाँ मिनिमम, कहाँ कॉर्नर पे क्या होती है नहर की। अब इसके आगे का मैं पढ़ाने आ रहा हूँ। इस तरह से वो क्वेश्चन आएगा आपका या आपके एग्जाम सबमिशन में आएंगे। फसल के लिए आधार काल तथा डेल्टा को समझाइए। फसल के लिए आधार काल तथा डेल्टा को समझाइए। फुल स्टॉप। ड्यूटी डेल्टा तथा आधार काल में आपस में क्या संबंध है, इसको भी समझाइए। समझ गया? ड्यूटी डेल्टा तथा आधार काल तीनों में संबंध के बारे में बताने जा रहा हूँ, और फसल के लिए आधार काल तथा डेल्टा दोनों को समझा रहा हूँ। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। डेल्टा DELTA डेल्टा तथा बेस पीरियड को कहते हैं आधार काल की परिभाषित कीजिए या बताइए। ड्यूटी डेल्टा तथा आधार काल में क्या संबंध है, इसके बारे में बताइए। अब सुन लिखिए। आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। हर बार क्लास में मैंने आपको बताया था, अब मैं इस बारे में लिखवा रहा हूँ आपको। बेस पीरियड आधार काल, बीज बोने के समय प्रथम सिंचाई तथा फसल काटने से पूर्व अंतिम सिंचाई तक की अवधि फसल का आधार काल कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए। बीज बोने के समय प्रथम सिंचाई तथा फसल काटने से पूर्व अंतिम सिंचाई तक की अवधि फसल का आधार काल कहलाता है। स्टॉप। यह दिनों में ज्ञात की जाती है। स्टॉप। आधार काल फसल काल से थोड़ा कम होता है। स्टॉप। परंतु सरलता के लिए दोनों को एक समान मानते हैं। फुल स्टॉप। इसे कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। फुल स्टॉप। अब लिखिए डेल्टा के बारे में। डेल्टा, किसी फसल को, आवाज आ रही है ना मेरी साफ? हेलो, अरे आप टेक्स्ट मैसेज कर दिए। आवाज क्लियर आ रही है ना? यस सर, क्लियर। यस सर, क्लियर आ रही है। ठीक है, क्लियर नहीं आया तो बता दें। अब देखिए डेल्टा, DELTA डेल्टा, किसी फसल की निश्चित अंतराल पर दिए गए सभी पालियों की कुल गहराई को डेल्टा कहते हैं। यानी किसी फसल की निश्चित अंतराल पर दिए गई सभी पालियों को गहराई को डेल्टा कहते हैं। यह सेंटीमीटर अथवा मीटर में निकाला जाता है। डेल्टा को त्रिभुज आकार, त्रिभुज का जो एंगल बनता है डिनोट करते हैं, उसी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा को ट्रायंगल से प्रदर्शित किया जाता है। डेल्टा या पानी की कुल गहराई ज्ञात करते समय रिसन तथा वाष्पीकरण द्वारा नष्ट हुए पानी को छोड़ देते हैं। देखना कर दिए। डेल्टा को हेक्टेयर भी माप सकते हैं। डेल्टा को हेक्टेयर में भी ले सकते हैं, माप सकते हैं। अब लिखिए ड्यूटी डेल्टा तथा आधार काल में संबंध, पारस्परिक संबंध क्या है। देखिए माना कैपिटल D इक्वल टू हेक्टर प्रति क्यूमेक में ड्यूटी ब्रैकेट स्टार्ट ड्यूटी इन हेक्टेयर पर क्यूमेक ब्रैकेट क्लोज। कैपिटल B इक्वल टू दिनों में बेस पीरियड यानी नंबर ऑफ बेस डेज फॉर द ड्यूटी ब्रैकेट क्लोज। ट्राइंगल, जिसको मैंने आपको बताया डेल्टा कहते हैं, डेल्टा या ट्राइंगल से डिनोट करते हैं। इक्वल टू खेत पर पानी की कुल गहराई, खेत पर पानी की कुल गहराई कोमा मीटर में।
ब्रैकेट स्टार्ट, डेप्थ ऑफ वाटर ऑन फील्ड इन मीटर, ब्रैकेट क्लोज। नंबर 1, यदि कैपिटल डी हेक्टेयर के एक खेत में डेल्टा मीटर गहरा पानी भरा जाए तो पानी की कुल आयतन इज इक्वल टू होता है डी इंटू डेल्टा हेक्टेयर मीटर में। इसकी यूनिट हो जाएगी हेक्टेयर मीटर, क्योंकि मीटर होगी इसकी डेप्थ की और डेल्टा की होगी हेक्टेयर होगा। अतः पानी का आयतन इक्वल टू कैपिटल डी इंटू डेल्टा हेक्टेयर माइनस मीटर, सॉरी, पानी का आयतन इज इक्वल टू कैपिटल डी इंटू ए हेक्टेयर मीटर कहलाएगी। अथवा इक्वल टू कैपिटल डी इंटू डेल्टा इंटू 10 की पावर 4 घन मीटर। ये इक्वेशन बन गई, हमने इसको चेंज कर दिया हेक्टेयर को, तो 10 की पावर 4 घन मीटर हो गया। चूंकि लिख लीजिए 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर, और डी की गहराई जो लिखा तो गुणा करेंगे तो 10 की पावर 4। अब खेत के सेकंड स्टेप, अब खेत के इसी क्षेत्रफल के लिए क्यूमेक, QUMEC क्यूमेक, पानी फसल के पूरे बेस पीरियड कॉमा कैपिटल बी के लिए छोड़ा जाए तो पानी का आयतन इक्वल टू 1 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू बी, कैपिटल बी है, घन मीटर। ये इक्वेशन बन गई सेकंड। पानी का आयतन दोनों स्थितियों में समान होगा, अतः इक्वेशन 1 और 2 को बराबर रखने पर, पहली इक्वेशन थी कैपिटल डी इंटू डेल्टा इंटू 10 की पावर 4 इक्वल टू 1 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू कैपिटल बी, तो डेल्टा इक्वल टू हो गई 1 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू बी अपॉन कैपिटल डी इंटू 10 की पावर 4, तो डेल्टा इक्वल टू हो गई 8.64 बी अपॉन कैपिटल डी मीटर, अथवा 864 बी अपॉन डी सेंटीमीटर। कैपिटल डी इक्वल टू हो गई 864 बी अपॉन डेल्टा हेक्टेयर ऑब्लिक क्यूमेक, इक्वेशन थर्ड। इस तरह से ये आपका ये संबंध है तीनों में, डेल्टा में, ड्यूटी में और आधार काल में मैंने बताया आपको पारस्परिक संबंध क्या है। इसके बाद देखिए सकल, अब आपसे पूछा जाएगा ग्रॉस कमांड एरिया, यानी सकल क्षेत्रफल, सकल क्षेत्रफल, इसकी इंग्लिश है ग्रॉस कमांडेड COMMANDED एरिया, AREA, ग्रॉस कमांडेड एरिया तथा कल्ट्यूरेबल कमांडेड एरिया, कल्ट्यूरेबल CUL कल TURABLE, कल्ट्यूरेबल कमांडेड एरिया पर संचित टिप्पणी लिखिए या बारे में बताइए, दोनों एक चीज है, समझ गया? इनके बारे में इंग्लिश में, इसका टेक्निकल वर्ड इंग्लिश में लिखिए। पहला है सकल क्षेत्रफल ग्रॉस कमांडेड एरिया, GCA शॉर्ट फॉर्म। एक सिंचाई नहर के नियंत्रण में जितना क्षेत्र आता है उसे उस नहर का सकल क्षेत्र कहते हैं। पैराग्राफ चेंज, सकल क्षेत्र ग्रॉस कमांडेड एरिया क्षेत्र में इरिगेटेड एरिया, सिंचित क्षेत्र के अतिरिक्त खेती के अयोग्य क्षेत्र जैसे मकान, सड़कें, तालाबों, जंगल, नाले, ऊसर भूमि, टीले इत्यादि सम्मिलित होते हैं। सामान्यतः भूमि वन विभाजक वाटर सील्ड
वाटर शीट मीन्स WATR वाटर, SHED सीड। भूमि वन विभाजक व ड्रेनेज घाटियों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में बटी रहती है। तो स्टॉप सिंचाई नहर पर विभाजक रेखा पर बनाई जाती है, ताकि इसके दोनों ओर पानी द्रुत प्रवाह के खेतों तक पहुंचता रहे। फुल स्टॉप। अतः एक सिंचाई नहर के नियंत्रण में वन विभाजक रेखा से ड्रेन तक जितना क्षेत्रफल आता है वह उस नहर का सकल क्षेत्रफल होता है। यानी कि फॉर्मूला बन गया एकल सहज क्षेत्रफल ग्रॉस कमांडेड एरिया इक्वल टू कल्टिवेबल कमांडेड एरिया प्लस अकृत्य क्षेत्रफल। अकृत्य क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा GC इज इक्वल टू कल्टिवेबल एरिया प्लस अनकल्टिवेबल एरिया। अकृत्य को कहते हैं अनकल्टिवेबल एरिया। ये आपको चित्र में दिखा रहा हूं, इस चित्र में ये बनता है। इस चित्र को आप अपना वीडियो बना लें। आ रहा है ना चित्र? आ रहा है आपको? जी सर। ठीक है, इसलिए मैंने आज को सामने चित्र दिखा दिया। नेक्स्ट देखिए सर, एक बार और दिखाना। ओके सर। अब इस चित्र के अनुसार जो कुछ आएगा नेक्स्ट, इस चित्र में सब दर्शा दिया है, समझे? तो आप चित्र देखो, GCA इसमें दिखाया, बाउंड्री, जो बाउंड्री है इसकी वो GCA की है, बाहर बाहर आउटर बाउंड्री है, दैट इज कॉल्ड GCA ग्रॉस कम्युनिकेटिव एरिया, कमांडेड एरिया, जो ग्रॉस कमांडेड एरिया से बाउंड्री दिखाई। अब देखिए, लिखिए कल्टिवेबल कमांडेड एरिया CCA शॉर्ट फॉर्म है। जैसे आपका नाम किसी का अर्पित यादव है तो AY हो गया, तो ऐसी कल्टिवेबल कमांडेड एरिया CCA लिखिए। एक नहर वास्तव में जो क्षेत्रफल सिंचित करती है अथवा करने में सक्षम है उसे कृत क्षेत्र कहते हैं, कल्टिवेबल कमांडेड एरिया कहते हैं। कल्टिवेबल कमांडेड एरिया में से खेती के अयोग्य क्षेत्र निकाल देने पर कृत क्षेत्र शेष रह जाता है। यानी सकल क्षेत्र में खेती के अयोग्य क्षेत्र को निकाल दें तो आपका कल्टिवेबल कमांडेड एरिया रह जाता है। तो कल्टिवेबल कमांडेड एरिया इक्वल टू सकल क्षेत्रफल यानी GCA माइनस अकृत क्षेत्रफल अनकल्टिवेबल एरिया। जी, ये आपका फॉर्मूला बन गया। CCA इक्वल टू GCA माइनस अनकल्टिवेबल एरिया। तो ये आपका दोनों मैंने आपको समझा दिए, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूटी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। ड्यूटी को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ड्यूटी को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, खेत की मिट्टी के प्रकार। नंबर 1 हेडिंग डालिए, कॉपी और पेंसिल लेके आप बैठे होंगे। हर क्लास में होता है, जूम क्लास में आपको मैं कई क्लास करा चुका हूँ। PDF इरिगेशन की पहले भेजी थी 12, अभी मैं जूम ले रहा हूँ कंटिन्यू आपकी। तो जूम क्लासेस आपकी जो चल रही है 25 तारीख से, उसमें आपकी जूम क्लास में सब रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं आपको बाद में PDF बना के भेज दूंगा, बाद में PDF बना के भेज दूंगा इनका, ठीक है ना? तो आप इसके नोट्स को देख लेना पूरा, जब टॉपिक खत्म हो जाए। आगे से हम सेटिंग करेंगे कि आपकी स्क्रीन पे भी ये दिखाई दे जाए। आज अभी सेटिंग नहीं हो पा रही, कल से देखें, नेक्स्ट डे, परसों। पहले लिखिए खेत की मिट्टी के प्रकार। यदि खेत की मृदा में यानी सॉइल में बालू की मात्रा अधिक है तो पानी की ड्यूटी कम हो जाएगी, क्योंकि ऐसी भूमि अधिक पानी सोखती है। इसके विपरीत मटियार
क्ले, CLAY क्ले अधिक है तो ड्यूटी बढ़ जाएगी। भारी भारी मृदा हैवी सॉइल की तुलना में हल्की मृदा लाइट सॉइल में पानी का रिसाव अधिक होता है। ये आपकी हो गई खेत की मिट्टी के प्रकार। दूसरा देखिए फसल की किस्म। भिन्न भिन्न फसलों के लिए पानी की अलग अलग मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, अतः उनके लिए ड्यूटी भी अलग अलग होती है। फुल स्टॉप। कम पानी चाहने वाले फसलों की ड्यूटी भी अधिक होती है, जबकि अधिक पानी चाहने वाली फसलों की ड्यूटी कम हो जाती है। यानी जिन फसलों में पानी कम लगता है उसकी ड्यूटी अधिक हो जाती है, जो अधिक पानी चाहता है उसकी ड्यूटी कम हो जाती है, और जो पानी ज्यादा चाहता है उसकी ड्यूटी अधिक हो जाती है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, धान को गेहूं से अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए धान के लिए पानी की ड्यूटी गेहूं से कम हो जाती है। तीसरा लिखिए भौम जल स्तर। यदि भौम जल स्तर भूमि के निकट है तो नहरों के पानी की ड्यूटी अधिक होगी, यदि यह जल नीचा है तो ड्यूटी कम होगी। 4 पॉइंट देखिए वर्षा। यदि वर्षा पर्याप्त और उचित अंतराल पर होती है तो फसल की नहरों पानी की आवश्यकता कम होती है। जब वर्षा पड़ जाएगी तो नहर का पानी को लोग कम लेते हैं, इससे पानी की ड्यूटी बढ़ जाती है। मौसम 5वां पॉइंट, ड्यूटी पर ऋतुओं तथा तापक्रम का प्रभाव पड़ता है। फुल स्टॉप। गर्मी के मौसम में क्योंकि पानी की कुछ मात्रा वाष्पीकरण तथा विसन क्रिया से नष्ट हो जाती है, अतः खेत का कम क्षेत्रफल सिंचित हो पाता है, जिससे पानी की ड्यूटी घट जाती है। फुल स्टॉप। शरद ऋतु में ड्यूटी अधिक होती है। नंबर 6, फसल का आधार काल। फसल का आधार काल बहुत लंबा होने पर अधिक समय तक पानी देना पड़ता है। फुल स्टॉप। खेत पर पानी की गहराई बढ़ने से पानी की ड्यूटी घट जाती है। फुल स्टॉप। 7, नहर तथा गूलों की दशा। नहर तथा गूलों की दशा। नहर तथा गूलों को पक्का कर देने से पानी का रिसन कम हो जाता है और पानी की ड्यूटी बढ़ जाती है। फुल स्टॉप। गूल की अनावश्यक लंबाई तथा खेत का मोंगे से बहुत अधिक दूर स्थित होने पर पानी की ड्यूटी घट जाती है। नंबर 1, खेत की स्थलाकृति। इसके बारे में लिखिए, खेत की स्थलाकृति। यदि खेत में गड्ढे बहुत आए तो अधिकतर पानी इन गड्ढों में भर जाता है। आप तो समझ गए, जब गड्ढे होंगे तो पानी नेचुरल है कि गड्ढों में भर जाएगा, तो पानी आपका गड्ढों में चला जाएगा, पानी कहीं भी जगह ज्यादा लगेगा, एक तरह से भरता। यदि खेत में गड्ढे बहुत है तो अधिकतर पानी इन गड्ढों में भरता जाता है। खेत के अन्य स्थान सूखे रह जाएंगे, इससे पानी की ड्यूटी कम हो जाएगी। जब गड्ढों में ही पानी भर जाएगा तो पानी तो छोड़ा गया वहां से, तो भाई और जगह पानी इतना नहीं लग पाए। अब देखिए 9वां, खेत की सिंचाई विधि। सिंचाई की उत्तम विधि अपनाने से पानी का क्षय कम हो जाता है और ड्यूटी का मान बढ़ जाता है। फुल स्टॉप। खुली सिंचाई विधि फ्लड इरिगेशन में पानी की ड्यूटी कम हो जाती है, जबकि खाई, फोरो तथा भूमिगत सिंचाई विधियों में ड्यूटी का मान अधिक होता है। फुल स्टॉप। नंबर 10, जल कर चार्ज करने की विधि। जल कर चार्ज करने की विधि माने पानी जो आपको दिया जाएगा तो उसका पैसा लिया जाएगा, तो कर यही कर कहलाता है। यदि पानी का कर प्रयुक्त पानी के आयतन के अनुसार लिया जाता है तो किसान कम से कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई करेगा, इससे पानी की ड्यूटी बढ़ जाएगी। फुल स्टॉप। परंतु जब पानी पारी पद्धति यानी बाई रोटेशन से दिया जाता है तो किसान अधिक से अधिक पानी प्रयोग करने की चेष्टा करता है, जिससे पानी की ड्यूटी घट जाती है। फुल स्टॉप।
अब लिखिए आप, ड्यूटी सुधारने के लिए आप कौन कौन से उपाय, यानी कौन ड्यूटी सुधारने के उपाय एग्जाम में पूछा जाएगा इस तरह से, ड्यूटी सुधारने के कौन कौन से उपाय हैं। उत्तर लिखिए। ड्यूटी सुधारने के उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मोगा। मोगा मीन्स आउटलेट, OUTLET, आउटलेट। मोगा जहां तक संभव हो सिंचाई क्षेत्र के पास होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, गूल, वाटर कोर्स, COURS, गूल को कहते हैं वाटर कोर्स। ये खेत में बनी होती है गूल, आप जानते ही होंगे, कच्ची और पक्की दोनों होती है। गूल की लंबाई न्यूनतम होनी चाहिए, फुल स्टॉप। इसके संरक्षण में अनावश्यक मोड़ या घुमाव ना हो। नंबर 3, गूल यदि खेत के मध्य से निकलता है तो पानी शीघ्र खेतों के छोरों तक पहुंच जाता है और पानी का क्षय कम होता जाता है। स्टॉप। चौथा, रेतीले क्षेत्रों से नहर तथा खालें नहीं निकालनी चाहिए। फुल स्टॉप। नहरों, गूलों खेत के भीतर वितरक नालियों को पक्का लाइनिंग करके पानी की ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। नंबर 6, गूलों को टूटने से बचाना चाहिए। नंबर 7, पानी के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को तुरंत दूर कर देना चाहिए। नंबर 8, पानी को उचित माप की क्यारियों में विभाजित कर लेना चाहिए ताकि पानी का वितरण सही समय पर संपन्न हो। नंबर 9, खेत समतल अथवा न्यूनतम ढाल वाले होने चाहिए। 100 में से 1 की ढाल उचित रहती है। फुल स्टॉप। खेत में गहरे गड्ढे नहीं होने चाहिए। फुल स्टॉप। 10वां, फसलों को पानी देने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि पानी का वाष्पीकरण तथा अन्य कारणों से कम हानि हो। नंबर 11 पॉइंट, खेत को गुड़ाई करने से वाष्पीकरण कम किया जा सकता है और जमीन में नमी बनी रहती है जिससे पानी की ड्यूटी बढ़ जाती है। दोस्तों 12वां पॉइंट, जल कर का आधार प्रयुक्त पानी के आयतन पर होना चाहिए ताकि किसान पानी का अपव्यय ना करें, वेस्ट ना करें। नंबर 3, नहर तथा गूले अपनी पूरी क्षमता पर भरे रहने चाहिए ताकि कम से कम समय में पानी की आवश्यक मात्रा खेतों पर पहुंच सके। यदि नहर का निस्सरण निर्धारित क्षमता से कम हो तो पानी की आवश्यक मात्रा लेने में अधिक समय लगेगा और वाष्पन तथा रेशम पानी की क्षति अधिक होगी। नंबर 14 पॉइंट, प्रत्येक किसान को उसके खेत के क्षेत्रफल के अनुपात में पानी उपलब्ध होना चाहिए। अब आपको 2 मिनट का मैं रेस्ट दे रहा हूँ, फिर 2 मिनट बाद फिर स्टार्ट करूँगा। 2 मिनट का कंटिन्यू है। स्टार्ट कर रहा हूँ आपका फिर। अब आपसे पूछा जाएगा, आपको आवाज तो क्लियर है ना? जी सर। आवाज तो बिल्कुल क्लियर है ना? आवाज नहीं आ रही है? आवाज बस से पूछो। अरे आ रही है सर। ठीक। लड़के टोटल 36 आए, समझे? लड़के अपना ज्यादा नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये खुद पछताएंगे। अटेंडेंस उनकी यही रहेगी, मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा, बार बार कह रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं रहे हो आप। अटेंडेंस आपकी यही रहेगी जो आ रही है 36। अरे लाइट चली गई।
हो जाएगा, नहीं हो जाएगी रिकॉर्डिंग? देखिए नेक्स्ट देखिए, इसका रह गया 10 मिनट, जितनी हो जाती कर लेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा नकदी फसलें, परस्पर व्यापी काल, फसल अनुपात और क्यूमेक, ये क्या क्या है होती है? नकदी फसलें, परस्पर व्यापी काल और फसल अनुपात तथा क्यूमेक, इनके बारे में बता रहा हूँ। इन पे आपकी टिप्पणी भी आ सकती है, इनके बारे में लिखने भी आ सकता है। तो पहला लिखिए नकदी फसलें, कैश क्रॉप, CASH, कैश, नकदी मीन्स कैश, क्रॉप जो कैश हो जाती है फसलें। ऐसी फसलें जो किसान के निजी उपयोग में कम आती हैं और विभिन्न उत्पादों के लिए मंडी में ले जाकर विक्रय करनी पड़ती हैं, नकदी फसलें कहलाती हैं। फुल स्टॉप। सभी अखाद्य फसलें, नॉन फूड क्रॉप्स, नकदी फसलें श्रेणी में ली जाती हैं, जैसे चाय, कपास, गन्ना, तंबाकू इत्यादि। ब्रैकेट में लिख लिए, गेहूं, चावल, जौ, मक्का आदि अन्य नकदी फसलों के अंतर्गत नहीं आती हैं। दूसरा है ओवरलैपिंग पीरियड, जब एक फसल अभी खेत में खड़ी है और दूसरी फसल भी बो दी जाती है, ब्रैकेट स्टार्ट, जैसे रबी की फसल अभी खड़ी है और खरीफ की फसल भी बुआई शुरू कर दे। ब्रैकेट क्लोज। दोनों फसलों को एक ही समय पानी की आवश्यकता रहती है, जिसके लिए अतिरिक्त पानी देना पड़ता है। इस काल को परस्पर व्यापी काल कहते हैं। फुल स्टॉप। तीसरा है क्रॉप्स रेशो, CROUP, क्रॉप्स, RATIO, क्रॉप्स रेशो। देखिए, खरीफ फसल को रबी की फसल की तुलना में 2-3 गुना अधिक पानी की आवश्यकता होती है। रबी फसल के दौरान सिविल क्षेत्र और खरीफ फसल के दौरान संचित क्षेत्र के अनुपात को फसल अनुपात कहते हैं। बस इसका ये फार्मूला लिख लीजिए, फसल अनुपात इज इक्वल टू रबी फसल का सिंचित क्षेत्रफल अपॉन खरीफ फसल का सिंचित क्षेत्रफल। ये आपका खत्म हो गया। इसके आगे मैं टॉपिक आपको नेक्स्ट कराऊंगा, नेक्स्ट डे, समझे? ये हो जाएगा, नेक्स्ट डे कराऊंगा। स्टॉप कर दिए। मीटिंग